हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज से हम लोग देखने वाले हैं 25 क्वेश्चन पर डे के बेसिस पे या अल्टरनेट डे पे आपको मिल जाएगा 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं, वही हम लोग अब कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज से आप लोग को 25 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और इसका मैक्सिमम चांस है आने के लिए आपका जो 2024 में बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एयर बबल इनसाइड द वाटर शाइनिंग ड्यू टू। देखिए, अगर कोई बबल होगा तो इस प्रकार से होगा और यहाँ से ये जाएगा तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा पहले, उसके बाद यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा? हमारा रिफ्लेक्शन होगा और फिर रिफ्लेक्शन से ये रिफ्लेक्शन होगा और फिर रिफ्लेक्शन से इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो 2 पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है और इसके कारण इसको हम क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस पूरे को क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि TIR। तो ये किसके बेसिस पे साइनिंग करेगा? TIR के बेसिस पे ये हमको साइनिंग करेगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? C ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कैसा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोच समझते हैं। अब क्या बोला गया? टू लेंसेज, टू कन्वेक्स लेंसेज आर कंबाइंड इन कॉन्टैक्ट देन इक्विवेलेंट लेंस। देखिए बच्चों, ये हमारा एक लेंस है और ये एक लेंस है, ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है। तो इसका जो इक्विवेलेंट लेंस आएगा वो क्या आएगा? तो आप जानते हैं अगर इसका इक्विवेलेंट लेंस निकालेंगे तो एक कन्वेक्स लेंस ही आएगा। क्लियर बच्चों? कैसा आएगा? कन्वेक्स लेंस ही आएगा। जैसे इसका फोकल लेंथ कुछ हो जाए, F1 मान लेते और इसका F2 मान लेते, तो जब हम F इक्विवेलेंट निकालते तो एक जो हमारा लेंस आता है वो इक्विवेलेंट लेंस का ही आता है फोकल लेंथ। तो ये क्या हमारा होगा? कन्वेक्स लेंस ही जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब क्या कह रहा है बच्चों कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। समझते हैं बच्चों, ये हमारा एक डाइपोल है पॉजिटिव और ये हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो जो डाइपोल है इसके अलोंग द एक्सिस एक पॉइंट पे हमारा दिया हुआ है P पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। क्लियर है बच्चों? और एक पॉइंट दे दिया है, इक्वेटोरियल पॉइंट दे दिया। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस दोनों के बीच में 2L डिस्टेंस है। तो पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पर जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। क्लियर बच्चों? तो आप जानते हैं इस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, बताइए? 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इलेक्ट्रिक डाइपोल अपॉन R3। उसी प्रकार से इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है? ये हमारा एक्सियल आ गया और ये हमारा क्या आ जाएगा? इक्वेटोरियल। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू PE अपॉन R का क्यूब। दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो जैसे ही रेशियो लेंगे, E एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू R क्यू, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेटोरियल। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट PE अपॉन R3। तो बच्चों ये से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा E एक्सियल आएगा वो कितना आएगा बच्चों? E इक्वल जो आएगा इक्विपोटेंशियल 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 2:1। क्लियर है बच्चों? 2:1, यही हमारा क्या चला जाएगा? आंसर चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन? A ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इन redistribution of charge there is loss। अगर किसी भी चार्ज का हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो किसका लॉस होगा बच्चों? एनर्जी का लॉस होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर ऑफ चॉक कॉइल। क्या पूछा गया है कि पावर फैक्टर ऑफ चॉक कॉइल। चॉक कॉइल क्या होता है? ये
इसमें जो चौक कॉइल होगा, अगर कोई चौक कॉइल है, क्या है बच्चों, चौक कॉइल है। कॉइल किसको कहते हैं, चौक कॉइल किसको कहते हैं, जिसमें लो रेजिस्टेंस हो, लो रेजिस्टेंस बट हाई इंडक्टेंस, हाई इंडक्टेंस का वैल्यू। अगर कहीं भी हाई इंडक्टेंस होगा तो इसका मतलब क्या है कि सर्किट इंडक्टेंस की तरह बिहेव करेगा प्योरली। तो उस केस में आप जानते हैं अगर ये हाई इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस लो है, तो जो हमारा Z इक्वल टू आएगा वो 0 + jXL। क्लियर बच्चों। आप जानते हैं इसका अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फेजर डायग्राम में, कि वोल्टेज इस फॉर्म में होगा और वोल्टेज से करंट क्या करता है, लैग करता है। कितने से डिग्री से, 90 डिग्री से बच्चों। कितने डिग्री से, 90 डिग्री से ये क्या करेगा, लैग करेगा। तो जो यहाँ पे हमारा cos फाई आएगा, पावर फैक्टर आएगा, पावर फैक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, cos फाई। और यहाँ पर फाई का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। कितना आएगा, पावर फैक्टर 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लास्ट बैंड ऑन द एंड ऑफ कार्बन रजिस्टर इज गोल्डन, द टॉलरेंस विल बी। आप देखिए बच्चों, ये हमारा कार्बन रजिस्टर है, ये स्टार्टिंग में और एक इस प्रकार से होता है, ये 3 कलर होता है और यहाँ पे एक कलर होता है, यानी टोटल कितने कलर होते हैं, 4 होते हैं बच्चों। अब देखिए जो स्टार्टिंग के 2 है वो क्या इंडिकेट करेगा, डिजिट को। किसको इंडिकेट करेगा बच्चों, डिजिट को। और ये जो थर्ड वाला है इसको किसको इंडिकेट करेगा, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर को। और इसको किसको इंडिकेट करेगा बच्चों, टॉलरेंस को इंडिकेट करेगा। क्लियर है बच्चों। आप जानते हैं इसके लिए हम एक ट्रिक भी बताए हुए थे याद रखने के लिए। क्या बताए थे, BB रॉय GB VG W। क्लियर बच्चों, इसको आप याद रखिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप बताए थे कि टॉलरेंस में कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक गोल्ड होता है और एक सिल्वर होता है और एक बच्चों नो कलर, कोई कलर ना हो। तो गोल्ड के केस में क्या जानते हैं, ±5% टॉलरेंस होता है। अगर सिल्वर है तो ±10% होगा और कोई कलर नहीं है तो कितना होता है, ±20% होता है बच्चों। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा आपको, ±5% जाएगा। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्या पूछा गया, यूनिट ऑफ फ्राइडे कांस्टेंट इज। हमको फ्राइडे कांस्टेंट का यूनिट बताना है। तो फ्राइडे कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, ये देख लेते हैं। फ्राइडे कांस्टेंट इक्वल टू बच्चों क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन 1 मोल, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 1 एवोगाड्रो नंबर बोल सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर बोल सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो हमारा जो अमाउंट ऑफ चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम्ब, और 1 तो मोल है, तो मोल, तो क्या लिख सकते हैं, कूलम्ब मोल इनवर्स। यही हमारा क्या चला जाएगा, यूनिट चल जाएगा कांस्टेंट का। देखिए कूलम्ब मोल इनवर्स, ये बी ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। The least distance of distinct vision for a normal eye कितना है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। ये रिमेंबर रखिएगा, आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे कि नॉर्मल विजन कितना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन ए ट्रांजिस्टर। नंबर ऑफ पीएन जंक्शन देखना है कोई भी ट्रांजिस्टर में। आप जानते हैं ट्रांजिस्टर किस प्रकार से बनाते हैं, या तो हमारा PNP होता है या फिर हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है, NPN। तो कितने प्रकार से बन रहा है बच्चों, 2 प्रकार से। तो ये क्या हमारा आंसर चला जाएगा 2। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 kg मास इज नियरली इक्वल टू। इक्विवेलेंट पूछा है तो E इक्वल टू क्या जानते हैं, मास इंटू C का स्क्वायर। तो मास कितना है, 1 kg है, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है बच्चों। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर पुट कर देंगे 3 × 10⁸
इसका होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻16 जूल। इसी को क्या लिख सकते हैं 10⁻17 जूल। क्लियर है बच्चों, कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ बोल लिख सकते हो कुछ भी। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक हो गया। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज, आप जानते हैं रिजॉल्विंग पावर कितना होता है ह्यूमन आई का, कितना होता है बच्चों 1 मिनट होता है, 1 मिनट, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं 1/60 डिग्री। क्लियर बच्चों, और 1 मिनट है तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 मिनट = 60 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज। हमसे क्या पूछा गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है तो वहां पे जो हमारा चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा। चलिए देखते हैं। E = क्या होता है बच्चों d∅dt। क्लियर है, अब E = जानते हैं क्या होता है IR, तो I को हम क्या लिखते हैं dq/dt। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं dq/dt × R। तो अब अगर यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो R × dq/dt = d∅/dt। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये से ये कैंसिल, जो हमारा dq आएगा वो क्या आ जाएगा d∅/r, यही आ जाएगा बच्चों। अब देखिए जो हमारा चार्ज है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट पूछा है तो यही हमारा ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर बच्चों, जो हमारा चार्ज वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्या हमारा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम है। क्लियर बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, बी ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास जानते हैं कितना होता है 1.6 × 10⁻27 kg होता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ए लाइट कितना होगा बच्चों, कितना होता है 1.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है बच्चों, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये भी बच्चों देख लीजिए। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस ने एटम का जो न्यूक्लियस होता है किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने किया था बच्चों, रदरफोर्ड ने किया था। क्लियर है, थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम, द बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम कितना होता है बच्चों, बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम कितना होता है ये बच्चे 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेजर एक्शन नीड्स, लेजर एक्शन किस पे करता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन पे करता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 1600, यानी मीन्स क्या हुआ, टी हाइफ इक्वल टू कितना ईयर है, 16 ईयर है। क्लियर है बच्चों, 16 ईयर है। तो पूछ रहा है एवरेज लाइफ पूछ रहा है, एवरेज एज क्या हो जाएगा 1/λ हो जाएगा। तो आप जानते हैं टी हाफ इक्वल टू कितना होता है बच्चों, कितना होता है 0.693 अपॉन लेमडा। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 0.93 गुने 1/λ। 1/λ को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एवरेज लाइफ, क्या लिखेंगे एवरेज लाइफ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट करेंगे बच्चों 6.93 गुने एवरेज लाइफ निकालना है हमारा, टाइम हाई पीरियड कितना है 1600
गुने एवरेज लाइफ, तो एवरेज लाइफ इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा 16/0.693, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 308.8 ईयर। अप्रोक्सीमेट कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों, एक बार देख लीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है, द वर्क डन ऑफ रोटेटिंग ऑफ ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, बोल रहा है कि कोई वर्क डन हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर डाइपोल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा एक्सिस है। ये अगर θ1 पे है, अगर इसको हम मूव करा कर θ2 पर ले आते हैं तो बताइए कितना होगा। और उससे भी पूछ रहा है क्या, वर्क डन ऑफ रोटेटिंग डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको देखिए इस प्रकार से हमारा फार्मूला क्या होता है वर्क डन का, MA इंटू cos θ1 माइनस cos θ2। अगर इसको फॉर्म में पूछे थीटा इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0 एंड θ2 इक्वल टू क्या पुट करेंगे बच्चों थीटा। तो यहाँ से हमारा जो आएगा वर्क डन ME cos 0 माइनस cos θ। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ME 1 माइनस cos θ। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पूछ रहा है कि टेंजेंट गैल्वानोमीटर इज मैक्सिमम सेंसिटिव व्हेन इट्स डिफ्लेक्शन एंगल इज, यहाँ से देखिए डिफ्लेक्शन एंगल इक्वल टू क्या होता है 1/2 sin θ, sin 2θ इक्वल टू DI/I, यही होता है बच्चों। क्लियर। अब देखिए ये हमको मैक्सिमम कब होगा, अगर इसको हमको मैक्सिमम करना है तो इस इक्वेशन को मैक्सिमम करना होगा बच्चों, ये इक्वेशन को क्या करना होगा, मैक्सिमम करना होगा। और ये इक्वेशन मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा sin θ क्या हो, मैक्सिमम हो। sin θ क्या हो जाए बच्चों, मैक्सिमम हो। तो हम क्या लिखेंगे sin 2θ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। sin 2θ का वैल्यू कितना होगा 1, अगर पुट करेंगे तभी मैक्सिमम जाएगा। तो 2θ इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो θ इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 90/2 मीन्स 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन जाएगा, 45 को क्या कहते हैं और रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/4। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा बच्चों। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए बच्चों क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। आप जानते हैं ये किससे, रेडियो एक्टिव से है। तो रेडियो एक्टिव के केस में क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन बम्बार्डिंग होता है, एक तरफ एक प्लेट रखते हैं, एक तरफ एक, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो एक रे होता है जो हमारा नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ जाता है, और दूसरा क्या होता है नेगेटिव की तरफ जाता है। और कुछ रे क्या होता है डायरेक्ट वापस सीधा चला जाता है। इसी रे को हम क्या कहते हैं, गामा रे कहते हैं। इसको हम गामा रे कहते हैं। और इसी कारण इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। और ये कौन सा रे हो जाएगा बच्चों, ये अल्फा रे हो जाएगा और ये हमारा बीटा रे हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग विल हैव मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें से मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा बच्चों। तो ग्लास का आप जानते हैं कितना होता है 1.52, वाटर का कितना होता है बच्चों 1.33, डायमंड का कितना होता है बच्चों 2.42 और अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चों 1.36। क्लियर है बच्चों। तो इस आप ही बताइए इसमें सबसे मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का है बच्चों, सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। हमको क्या बोला गया है कि अगर कोई सेमीकंडक्टर उसको हीट करेंगे तो देखिए बच्चों, अगर कोई सेमीकंडक्टर है, क्या है सेमीकंडक्टर है, मान लेते हैं सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इसके साथ क्या होता है बॉन्ड बनाता है। चलिए हम सिलिकॉन का ले लेते हैं, ये इसके साथ रहता है, ये इसके साथ रहता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये चारों साइड क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। अगर हम हीटिंग प्रोवाइड करेंगे तो ये जो हमारा एनर्जी होगा क्या होगा, जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ब्रेकआउट होगा।
और जैसे ही हमारा जो बॉन्ड है वो ब्रेकआउट होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा तो वो मूव करना क्या होगा, स्टार्ट करेगा। तो तेजी से जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या होगा, तेजी से करंट फ्लो करेगा, और जैसे ही करंट फ्लो किया तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब जानते हैं V=IR। अगर करंट क्या हो जाएगा, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो हमारा जैसे ही करंट तेज हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर बच्चों, तो ये ऑप्शन हमारा चला जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ये तो आप लोग जानते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड कितना होता है, 24.41 डिग्री। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन में मिस्टेक लग रहा है बच्चों। आप जानते हैं कि जो हमारा हॉट वायर एमीटर में डिफ्लेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट होता है, और जो हॉट वायर होता है वो क्या मेजर करता है, एसी एंड डीसी दोनों करंट को मेजर करता है। ये रिमेंबर रखिएगा, जो हॉट वायर होता है वो क्या करता है, एसी और डीसी करंट दोनों को क्या करता है, मेजर करता है। और जो डिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द प्रोपोर्शनल ऑफ द करंट होता है। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है तो आप एक ऑप्शन बना सकते हैं, या इसी को क्या कर सकते हैं 1/2 कर लीजिए, तो यही ऑप्शन चला जाएगा पावर में। तो क्या हम लिख सकते हैं, आई इज स्क्वायर ऑफ द डिफ्लेक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ द डिफ्लेक्शन। क्लियर बच्चों, तो यहाँ से ये ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल, अब बताइए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें लग रहा है 30 क्वेश्चन है। चलिए ये भी देख लेते हैं बच्चों। इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी। आप जानते हैं अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा होता है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस है होता है। तो ये हमारा अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो हमारा प्लेन होगा वो किस प्लेन में होगा, बाकी जो हमारा होगा वो YZ प्लेन में होगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, ऑन YZ प्लेन, सी ऑप्शन जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल मिरर्स। देखिए बच्चों, ये हमारा 2 पैरेलल मिरर्स हैं, इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो पूछ रहा है कि इस पे कितना इमेज, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगा। तो देखिए बच्चों, पहले इमेज इधर बनेगा, फिर इसका रिफ्लेक्शन इस पर आएगा, फिर इसका रिफ्लेक्शन इस पर आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारा इमेज फॉर्म होगा जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट इमेज फॉर्म होगा। क्लियर बच्चों, कितना होगा, इन्फिनाइट इमेज फॉर्म होगा। जैसे आप सैलून में जाते हैं तो वहाँ पर भी देखते हैं ना, पीछे आपका क्या लगा रहता है, एक शीशा लगाया रहता है और उस पर आपका इमेज पीछे वाला बनता रहता है कि नहीं। ये हेड का जो ये पोर्शन होता है वो इमेज फॉर्म होता रहता है, और वो देखिएगा इन्फिनाइट फॉर्म में होता है, एक दो नहीं होता है, बहुत सारा जो इमेज फॉर्म होता है। कुछ देर के बाद हमको दिखना भी बंद हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ज़्यादा हमारा इमेज फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनाइट इमेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई इज कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड। हम जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसको लेमिनेट क्यों करते हैं, क्यों करते हैं बच्चों, कॉपर लॉस के कारण लेमिनेट करते हैं, ईडी करंट लॉस के कारण करते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस यानी कि आयरन लॉस। आयरन लॉस में ही 2 लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस। क्लियर बच्चों, और कॉपर लॉस होता है जिसके कारण से हम क्या कर देते हैं, इसको लेमिनेटेड करते हैं। तो टू रिड्यूस एनर्जी, क्या हो जाएगा बच्चों, टू रिड्यूस एनर्जी। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा, और इसका हम ऑप्शन कल बताएंगे। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका ऑप्शन बताएंगे। आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए कि इसमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है, सेम वैल्यू का होता है। क्लियर बच्चों। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, और अपने ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।